सो बिकॉज मैं मीटिंग स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ सारे पूरा ये सब सर्दी, इतनी कौन सी सर्दी हो गई? माधव नहीं आ रहा फिर? मैच क्यों नहीं आता? फ्रेंड्स क्या रहे? कल आया था माधव। दीक्षित इज हियर, पुष्कर नहीं आया, पूरब इज हियर, आयान इज हियर, महक, हर्षिता नहीं आई, कानव नहीं आया, पार्थ भी नहीं आया, केशव भी नहीं आ रहा है, वासु और यशवी। यशवी फिर से ऑनलाइन? पहले 10 मिनट तो आपको इकट्ठा करने में लग जाते हैं। चलो अब आपने स्टार्ट करना है। यशवी ने मैसेज डाल दिया, बस ये सब काम अच्छे हैं तुम्हारे। तो माधव, पुष्कर, हर्षिता, कानव, मैंने आपकी तरफ से माधव के पापा को बोल दिया था ट्यूशन लगा दिया। वासु, यशवी और महक, 3 बच्चे ऑनलाइन है और पूरब भी। पूरब ऑनलाइन है ना? बोलोगे सर? यस मैम। कौन आ गया अभी? माधव। लेट क्यों होते हो तुम? नहीं आते टाइम पे क्यों नहीं आते? टाइम पे आया करो हर्षिता। 10 मिनट्स लेट। पार्थ, मेरी बुक। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। माधव ऑनलाइन क्यों? मैम अभी घर पहुंचा था। घर अभी पहुंचा था। आप मैनेज करोगे बेटा? कैसे कैसे होगा बताओ मुझे सिस्टम। तो सिर्फ आप पुष्कर और पानव नहीं आए? वासु, यशवी, महक, पूरब, माधव, 5 लोग ऑनलाइन है। और हर्षिता, हर्षिता और कौन है? दीक्षित, केशव, हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 13.3 की थी ना लास्ट हमने। 13.3 पे स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको कल करवाए थे। स्पीड बेस्ड थे ना क्वेश्चंस। तो भी फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन हमें नहीं है, राइट? तो वो अभी हमें फिलहाल नहीं उसमें जाना है। सो नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रम होता क्या है जब आप एक कोन को किसी हाइट पर कट कर देते हो। अ बकेट शेप फिगर, ग्लास भी हो सकता है। एक बेस बड़ा है और दूसरा बेस छोटा है। सो दिस फिगर, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कोन। हमने कोन को कट कर दिया, ठीक है। किसी एक पॉइंट पर आकर हमने कोन को स्ट्रेट कट किया है, परपेंडिकुलर टू द बेस कट किया है। तो ये भी हमारा राइट सर्कुलर फ्रस्ट्रम ही बनता है। बोथ द सर्कुलर एंड पॉइंट्स, बोथ द सर्कुलर एंड पॉइंट्स। आपको याद होगा बच्चों का एक टॉय आता है, वो सॉर्टिंग आता है कि उसमें आपको रिंग्स डालनी होती है, तो छोटे से बड़ा हाइट में जाता है ना। तो दैट इज बेसिकली द शेप ऑफ अ फ्रस्ट्रम। ऊपर सबसे छोटी रिंग होती है, एक पॉइंट नहीं होता, एक छोटी रिंग होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी नीचे। तो दैट इज द फ्रस्ट्रम, राइट? लेकिन अगर देखोगे तो वो जो लाइन है जिसमें आप रिंग्स डालते हो, वो जो रॉड होती है स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू द बेस। तो जो हमारी फ्रस्ट्रम भी होगी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बेस। बोथ द सेंटर पॉइंट्स आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोथ द सेंटर पॉइंट्स एक स्ट्रेट और बिल्कुल वर्टिकल लाइन से जुड़े हुए हैं।
क्लियर हो गया इतना? तो फ्रस्ट्रम एज सच सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर कोई केस स्टडी आता है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, या जैसे बनता है फ्रस्ट्रम का एक क्वेश्चन लिखो, इट इज नॉट बेसिकली अ फ्रस्ट्रम, ये कोन पर ही बेस्ड है. The height of a cone is 40 centimeter. Height of a cone is 40 centimeter. फ्रस्ट्रम के फॉर्मूलाज बाद में बने थे. When we studied फ्रस्ट्रम तो हमने ऐसे बड़ी कोन छोटी कोन को माइनस करके ही सारे फॉर्मूलाज बनाए थे. तो हाइट ऑफ अ कोन इज 40 सेंटीमीटर. अ स्मॉल कोन, हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे सब लिखो, अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ. और मुझे कल अगर किसी की भी आवाज नहीं आई ना जब मैंने कुछ पूछा, तो मैं सीधा सामने पेरेंट्स को फोन करूंगी कि देखो बच्चा क्या कर रहा है आपका, ऑनलाइन क्लास लगाने की जगह. अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ at the top. Attentive रहना क्लास में. At the top by a plane parallel to the base. देखो लिखा है सारा. Parallel to the base. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base. If its volume be 1/64 of the volume. If its volume be 1/64 of the volume of the given cone. एक बार बेटा क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद we'll discuss. ठीक है? If its volume be 1/64 of the given cone, at what height? At what height above the base? What height above the base is the section cut? कुछ नहीं दिया होगा, लेकिन आप इसमें हाइट निकाल सकते हो. कैसे? दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली ऑफ फ्रस्ट्रम. कहता क्या है क्वेश्चन, लिख लो पहले इसको. द हाइट ऑफ अ कोन इज 40 सेंटीमीटर. एक कोन है, उसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर. उसके स्मॉल कोन को आपने रखा और एक टॉप से पैरेलल टू द बेस. तो कोन को आपने कुछ ऐसे प्लेस किया होगा. ठीक है, ये कोन हमने रखी हुई है. पैरेलल टू बेस आपने इसे कट कर दिया. क्लियर हो गया? तो कट होने के बाद कुछ इस तरह से बनेगा. ऊपर ऐसा कोन और नीचे लाइक दिस. ये दो सेक्शंस हो गए, दो चीजें बन गई. ये हो गई स्मॉलर कोन और इसे हम बोलते हैं फ्रस्ट्रम. तो बेसिकली क्वेश्चन में फिगर आ गई फ्रस्ट्रम की, लेकिन ये कोई क्वेश्चन आपका कोन का ही है. तो दिस क्वेश्चन कैन कम आपके बेसिक में, केस स्टडीज में, ये सॉरी आपके स्टैंडर्ड में और केस स्टडीज में क्वेश्चन आ सकता है. नहीं, उसने कहा है the volume is cut by a plane parallel to the base. A small cone is cut off. एक छोटी कोन हमने कट ऑफ कर दी. इसका वॉल्यूम 1/64 है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन. गिवन कोन मतलब बड़ी कोन थी, उससे स्मॉल कोन कट की. स्मॉल कोन का वॉल्यूम 1/64 है. तो किस हाइट पर हमने इसको कट किया है, बड़ी कोन को किस हाइट पर कम किया है, कट किया है, मुझे ये निकालना. बेसिकली मुझे फ्रस्ट्रम की हाइट निकालनी है. At what height above the base is the section cut? क्लियर हो गया इतना? राइट, दिस इज बेसिकली माय क्वेश्चन. आप सबके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ना? मैं इसको डिलीट कर रही हूँ क्वेश्चन को, बिकॉज मैं क्वेश्चन अब सॉल्व करूंगी इसको पूरा. चलो नेक्स्ट में मैं सॉल्व करती हूँ. आपके पास एक बड़ी कोन थी लाइक दिस. ये बड़ी कोन थी हमारे पास. ठीक हो गया? इसकी हाइट दी हुई है 40 सेंटीमीटर. तो हाइट क्या होगी? फ्रॉम दिस पॉइंट टू सेंटर ऑफ द बेस, दिस हाइट इज 40 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया? रेडियस मुझे नहीं पता, तो लेट द रेडियस ऑफ द बिगर कोन, रेडियस ऑफ द बिगर कोन कैपिटल आर ले लो. ठीक है, ये आर ले लिया.
फिर आपने एक कट लगाया पैरेलल टू द बेस, कुछ ऐसा कट लगा होगा, नाइफ लिया उसे कट कर दिया, ठीक है। तो फिर आपके पास यहाँ पर जो कट करने के बाद ऐसा कुछ आया होगा, एक स्मॉलर कोन, विजुलाइज कर सकते हो ना आप? बना सकते हैं। ये तो बेटा फिगर आपको सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा ही कुछ होगा, फिगर ऐसी ही बनेगी इसकी, ठीक है। लेकिन आपने अगर समझना है तो मैंने आपको जिससे करवाया था ना कि ये वाला कोन ऐसे अलग हो गया और नीचे कुछ ऐसे फ्रस्ट्रम्स आ गया, ये हुआ बेसिकली, ठीक है। ये दो चीजें अलग हो गई, राइट। सो लेट द, जो स्मॉलर कोन बनी है उसकी भी कोई रेडियस होगी, उसकी भी कोई हाइट होगी, लेट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर कोन, small r centimeter, let the height of the smaller cone, उसे मैंने ले लिया h सेंटीमीटर, ठीक है। ये लिख लो क्योंकि इसके बाद में से ये सब वेरिएबल्स को मैं रब कर दूंगी ना, ठीक है। ये स्मॉल r है, अब चाहे हम टर्म 1 छोड़ आए हैं लेकिन उसके कॉन्सेप्ट पीछा नहीं छोड़ेंगे हमारा, ठीक है। टर्म 1 हमने अच्छे से पेपर्स दे दिए, सब हमने अच्छा कर दिया, पेपर सिलेबस में नहीं है लेकिन वो यादें रहेंगी हमारी, है ना। तो हमें जो पढ़ाई हमने की है उसे छोड़ना नहीं, क्योंकि तुम्हें नींद आ रही है ना, हाँ, क्योंकि हमें यूज करना है। 9th की यादें भी अभी मैं करवाऊंगी याद सारी, जब सर दर्द करेगी, है ना। वो कहते हैं ना, वो सारी हमारी सर्कमस्टांसेस रह गए पर उसकी यादें रहेगी, यादें आएंगी जब हमें, ठीक है। बिकॉज दिस फ्रस्ट्रम ऑल्सो इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। फ्रस्ट्रम को भी जब हम सॉल्व करते हैं इट इज थ्रू सिमिलर ट्रायंगल्स ओनली, तो हमने सारे फॉर्मूलाज इसके रिवाइज किए हैं, डिराइव किए। इतना लिख दिया, रट्टे वाला बिल्कुल रट्टे वाला। और चार दिलकर एक एक्सरसाइज है, हाँ तुमने बहुत अच्छे से किया था। एक्चुअली होता क्या है, मैं सबको समझाती हूँ, आपका जो ट्रायंगल्स होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स होता है, ये सितंबर में कवर हो जाता है, ठीक है। फिर पहले सितंबर में उसको झेलो, फिर दिसंबर टेस्ट में झेलो, तो मार्च में आते आते हो जाता है। सर्कल्स होता है दिसंबर में आके। चलो अब ये करें, तो इसमें हमें देखो छोटी वाली रेडियस r है, छोटी वाली हाइट h है। मैंने इसमें ना आपके कोन के 3 पॉइंट्स मार्क किए हैं, एक बना ABC और एक है ट्रायंगल AD। दो कोन्स में हमने 2 ट्रायंगल्स बनाए ABC और AD। अब मैं इतना बोल ही चुकी हूँ, तो क्या इन 2 ट्रायंगल्स में कोई रिलेशन है? तो मैंने हिंट भी दे दिया है, ट्रायंगल ABC। आज ऑनलाइन वाले बच्चे, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल AD, पूरा बासु, यशवी, माधव, आर दे सिमिलर? मैम सिमिलर होंगे, सिमिलर इजीली प्रूव कर सकते हो। ये 2 एंगल्स और ये वर्टिकल छोटा वाला एंगल, 2 राइट एंगल्स है ना। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, और जो ऊपर वो छोटा सा एंगल बन रहा है उनके एपेक्स पॉइंट का, वो कॉमन है, ठीक है। ये लिखना नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे समझाने के लिए है, मेंशनेशन में हमें रीजंस नहीं लिखने हैं। आपको पता है 2 ट्रायंगल सिमिलर है, इतना लिख दोगे, ठीक है, बाय AA। एंगल 90 कैसे? हाँ, एंगल B 90 कैसे होगा? राइट सर्कुलर कोन है दोनों ही, अच्छा, है ना। तो हमने जब फ्रस्ट्रम भी बनाया, हमने पैरेलल टू द बेस कट किया, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू BC इज पैरेलल टू DE, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे ये दोनों, ठीक है ना। हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, पैरेलल नहीं होगा, राइट एंगल नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपका मेंशुरेशन बना ही राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर्स के लिए है। क्लियर हो गया इतना? बेटा ये बेसिकली है तो कोन का क्वेश्चन है ना, उसने फ्रस्ट्रम तो यूज नहीं किया, उसने आपको फ्रस्ट्रम की कुछ फॉर्मूला से कुछ आपको एरिया या कुछ भी निकालने को नहीं कहा। लेकिन होता क्या है कि हमने सिमिलर ट्रायंगल्स करके आपको ये पूछ भी सकते हैं कि जो फिगर बनकर आई, जो पार्ट्स लेफ्ट आउट हुआ या 2 पार्ट्स बन गए, इनका सरफेस एरिया निकालो, वो आ सकता है। वही तो बात है ना, फॉर्मूला नहीं याद करना। पर अगर ये बाई चांस, अब इंग्लिश के पेपर में आपकी वो गंदा सा पैसेज भी तो आ गया था, पहला क्वेश्चन, हाँ 8 नंबर मिल गए ना उसके। अब चलो जितने भी हैं, अब ऐसा ही क्वेश्चन कोई आ गया तो मौके पे आप क्या करोगे? छोड़कर आ जाओगे कि बाद में ग्रेस मिल जाए?
दे ना दे वो अंडर जुरिडिक्शन हो जाता है, या आपको एक क्वेश्चन कुछ भी ऐसा दिख जाए तो यू नो हाउ टू सॉल्व इट, राइट। चलो, तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीई, ये हमें पता है बाय ए रूल ये सिमिलर है। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट क्या फॉलो करता है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DE। ये दो साइड्स ले रही हूं, AB थी स्मॉल हाइट, AD थी 40, BC है स्मॉल रेडियस, DE है कैपिटल रेडियस। इसी एक चीज को हम यूज करते हैं, फ्रस्ट्रम हो चाहे स्मॉलर कोन बिगर कोन हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी हाइट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स और कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियाई, छोटी हाइट छोटी रेडियस, बड़ी हाइट बड़ी रेडियस, ये आपस में सेम रेशियो, ऐसी स्लैंट हाइट हो जाएगी, ये छोटी स्लैंट हाइट ये बड़ी स्लैंट हाइट। क्लियर हो गया, ये तीनों ही आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं और इसी एक चीज को हम यूज करते हैं। समझ में आ गया। फ्रस्ट्रम का कल कोई क्वेश्चन दिख जाता है किसी सैंपल पेपर में तो घबराना नहीं है, मुझे पता है मैं उससे कैसे डील करूंगी। बिगर कोन, आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, ये वाला जो सॉलिड बना है इसका वॉल्यूम क्या है, बिगर कोन माइनस स्मॉलर कोन। ठीक हो गया, आपस में रेडियाई की रिलेशनशिप आपके पास होगी ही। क्लियर हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज 1/64। अब इसी चीज को मैं ऐसे लिखती हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज इक्वल टू किसका, 1/64 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन, बिगर कोन, गिवन तो बिगर वाली थी, बन गई इक्वेशन। वो है, इंग्लिश को हमने मैथ्स में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज, इसका मतलब इक्वल टू 1/64, इट इज द नंबर, हमने लिख दिया। ऑफ हम यूजुअली कहाँ यूज करते हैं, टू मल्टीप्लाई ऑफ बिगर। ठीक है, लिख लिया हमने ये। अब इसमें सिर्फ हमें ऊपर वाला रब कर दो, सबने लिख लिया, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एडी। पीछे वाला कौन सा बेटा, ये वाला रखा था मैंने, उसके बाद मैंने रब कर दिया था, लेट द वॉल्यूम लेट द रेडियस, वो सब रब कर दिया था। सिर्फ बस यही लिखा है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू एडीई। इसका रीजन आपको नहीं देना होता कि क्यों हमने सिमिलर किया है, आपने बस ये लिखना होता है सब्जेक्टिव में, फिर आपने साइड्स प्रोपोर्शनल लिखकर यहाँ पर इस बेसिक चीज पर आना है। यहाँ तक लिख लिया राजा केशव, ठीक है, बाकी जो भी मिसिंग है मुझे बता देना, मैं लिखवा दूँ। ठीक है, अब सिर्फ इसमें वॉल्यूम के फॉर्मूलास को फिट करो विद द गिवन वेरिएबल्स जो हमने लिए हैं फॉर स्मॉलर कोन एंड फॉर बिगर कोन। स्मॉलर कोन के लिए लिखा, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h इज इक्वल टू 1/64 इंटू 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और हाइट कितनी है 40। ठीक है, और मेरे पास था h/40 इज इक्वल टू r/r। ये वाला हमारे पास एक चीज हमने सिमिलैरिटी से निकाली थी, तो जो हाँ वेरी, सबसे पहले हमने यही करा। ठीक है, अब ये r स्क्वायर h अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू 40 इज इक्वल टू 1/64 मैंने कर दिया। ठीक है, लिख लो इतना लिखो। h/40 किसके इक्वल था, r/r, या r/r, मुझे रेडियस निकालनी है कि हाइट निकालनी है, तो हम रेडियस को रिप्लेस कर देंगे। तो r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर की जगह मैं h स्क्वायर बाय 40 स्क्वायर लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, h स्क्वायर बाय 40 स्क्वायर इंटू h/40। ये समझ में आ गया, ये r है, r स्क्वायर यहाँ पे कर लो ना इसको ऐसे, छोटी होगी स्क्रीन पे। देखो राजे, ये वाला तुम्हारे पास था ना h/40, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो h स्क्वायर बाय 40 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर बाय r स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, h स्क्वायर बाय 40 स्क्वायर, और ये h/40 यहाँ क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया इसको,
बढ़िया है कैसे बात पीछे देखो क्या लिखा है, ट्रायंगल सिमिलर किए थे तो क्या लिखा था? ये कौन देगी तब इधर उधर देख रहा था, वो वाला क्यों मिस हुआ? वही तो इम्पोर्टेंट है। हाँ तब h square by 40 square is equal to h by 40 into h by 40 is 1 by 64। समझ में आ गया ये? यहाँ तक क्लियर है? बाकी बच्चे ऑनलाइन वाले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। h cube by 40 cube. Can I write it 1 by 64 as 1 by 4 cube? Cube rooting both sides. Taking cube roots on both sides. Taking cube roots. तो क्या आ जाएगा? h by 40 is equal to 1 by 4। तो h की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। स्मॉलर कोन की हाइट क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? स्मॉलर कोन की हाइट क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर। इज इट द आंसर? क्या आंसर आएगा? से लिखा है at what height above the base is the cut made। आपके बेस के ऊपर कितने हाइट पर ये कट लगा है? तो हम लिखेंगे 40 माइनस 10, 30 सेंटीमीटर की हाइट पर हमने कट मारा है। ठीक हो गया? बेस से कितना ऊपर ये कट लगा है? आपका ये हाइट 10 आया, हमें ये हाइट नहीं निकालना, हमें बेस से कितना ऊपर है? 30 सेंटीमीटर। बेस को स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, बेस से 30 हमने कट किया, तो स्मॉलर कोन की हाइट 10 और बड़ी कोन की हाइट 40। कट इज मेड एट 30 सेंटीमीटर। बस और क्या लिखने? बस हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन इज 10 सेंटीमीटर। लिखो, अब ये लिखना कैसे है? लिखो हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन, हाइट ऑफ स्मॉलर कोन इज 10 centimeter. Therefore, the cut is made at a height of 40 minus 10, which is 30 centimeter. ठीक हो गया? आपको ये आंसर 30 का मिलेंगे, 10 के नहीं मिलेंगे। और अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन हुआ, जैसे आपके पिछले क्वेश्चन एमसीक्यू थे, है ना, तो 10 समान करके आ जाओगे और कहोगे ओ शिट हमने निकाला था सही, लेकिन हो गया गलत। अब ये समझ में आ गया? हमें करनी है ऑप्शनल एक्सरसाइज। ऑप्शनल मुश्किल नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही है, इसका एक और वर्जन है इस क्वेश्चन का, वो भी मैं करवा दूंगी, ढूंढना पड़ेगा। चलो अब अपनी ऑप्शनल निकालो पहले एक बार। क्या बोल रहे हो? क्या बोलने से तुम्हारा मतलब? पास कुछ नहीं करता है, तुम बोले तुम हो कि वो बोले? चलो नेक्स्ट लिखो, बिकॉज ये उस पे है इन्वर्टर पे। चलो आ जाओ अपने ऑप्शनल पे। ऑप्शनल का 13.5 क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके लिए मैंने ना सब फिगर्स वगैरह संभाल के रखी थी, कैसे आपको समझाऊंगी। हाँ जी, कौन गायब हुआ? ये माधव है। पूरा सब ऑनलाइन वाले बच्चे निकलने हैं, सिर्फ मैं को छोड़कर। कर जाओ, जो तुम्हारा बोले बिना चलता नहीं है काम। मैंने कहा है क्वेश्चन पढ़ो अपना। ये 2 चीजें भी मुझे करवानी है आपको, एक ना सेक्शन के साथ बनता है, वो भी करवाना है। चलो बता देंगे आप। 1/64 होती है। चलो अब हमारे पास है एक्सरसाइज 13.5
एक्सरसाइज 13.5 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसके लिए मैंने एक चीज संभाल के रखी थी ताकि मैं समझा सकूं। मुश्किल से अ कॉपर वायर, ये एक्चुअल फिगर, अ कॉपर वायर दिखाती हूँ, क्वेश्चन तो पढ़ लो, बुक तुम्हारे पास है नहीं। A copper wire 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 centimeter। ठीक है, तो ये 12, ये ज्यादा आपके लिए ज्यादा मुझसे होता है कि मैं समझ चुकी हूँ, मुझे आपको समझाना है। ठीक है, बिकॉज मेरी विजुअलाइजेशन भी जब मैं आपकी एज की थी तो बहुत बुरी थी, मैथ्स अच्छी कैसे थी पता नहीं। ठीक है, सो दिस इज सिलेंडर, इसके अराउंड आपने कॉपर वायर, इसको उसके अराउंड हमने वाउंड की है, राइट। कॉपर वायर लगाई है जिसकी डायामीटर है 3 mm। जो कॉपर वायर है, वायर की शेप क्या होगी, सिलेंडर होगी, छोटा सा पतला सा। तो ऐसे कुछ सिलेंडर है और इसका डायामीटर दिया हुआ है आपको 3 mm। ठीक है, और इस सिलेंडर की लेंथ है 12 सेंटीमीटर और डायामीटर है 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो दिस इज अ वेसल जो मैंने सबसे संभाल के रखा था आपको दिखाने के लिए सब लोग को। सी कैन सी दिस, राइट, दिस इज अ सिलेंडर और दिस इज सेम एज एक सिलेंडर की शेप में हमने वायर की जगह क्या लगाया है, रिबन। तो जब मैंने इसे रिबन बाउंड किया तो रिबन एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। अगर मैं इस टॉप से स्टार्ट करती हूँ, ये टॉप से स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट जो मैं फोल्ड देती हूँ उसने एक डायमेंशन कवर कर लिया, उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, नेक्स्ट फोल्ड जो है वो उसके नीचे आता है, ओवरलैपिंग नहीं होती। तो वायर का भी यही काम होगा, उसने एक चक्कर लगाया, यहां तक खत्म हुआ, नेक्स्ट चक्कर उसके नीचे आएगा, फिर चक्कर उसके नीचे आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन कर लूं, रिबन को इसको ओपन करूं और इसे खोलकर देखूं कितनी लेंथ होगी रिबन की, एक चक्कर में कितनी लेंथ है, तो मैं क्या निकालूंगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। समझ में आया? तो हाउ मच वायर इज यूज्ड इन वन फोल्ड, circumference of the base of the cylinder, how much wire is used in one fold। यहाँ इस पॉइंट से देखो इसने टाई किया हुआ है, यहाँ टाई से यहाँ तक टाई में कितना मेरा रिबन यूज हो गया, इसमें मैं टाई नहीं करी, उसे चिपका रही हूँ मैं टेप से। ठीक है, या ग्लू स्टिक से मैं चिपका रही हूँ, तो कितना रिबन यूज हुआ, आई विल यूज सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। और इसने कितनी हाइट कवर कर ली, यहां से लेकर यहां तक, जितना इस रिबन का विड्थ है। और आपकी वायर की क्या होगी, विड्थ क्या होगी वायर की, जितना उस विड्थ का, उस वायर का डायामीटर है। समझ में आया प्रैक्टिकली? अब अगर मैं इस फिगर में आपको समझाती हूँ, ये वायर आपने यहां लगाई, तो ऐसे ये टर्न करके इधर आ रही है। ठीक है, एक टर्न हो गया। जो नेक्स्ट टर्न होगा इसका, इट विल बी आफ्टर इस पूरी हाइट 12 सेंटीमीटर का 3 mm कवर हो चुका होगा। नेक्स्ट कर्व जो है, नेक्स्ट जो उसने फोल्ड दिया होगा वायर ने, वो 3 mm हाइट कवर करने के बाद नेक्स्ट फोल्ड आएगा। क्लियर हो गया? 11.7 क्यों, वो सेंटीमीटर है और वो mm है। 0.3 सेंटीमीटर, 0.3। क्लियर हो गया? तो अब इस सारी चीजों को हमें प्रोसेस करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, मास ऑफ द वायर, एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ कॉपर। मतलब कितने 40 क्या लगे फोल्ड्स। ठीक है, और चलो आपने लिखा थिकनेस ऑफ द वायर, लिखो thickness of wire is equal to 3 mm, which is also the diameter. ठीक है, wire used in one fold, in one fold and one round, क्या लिखोगे, circumference, ये मत लिखना, पूरा ही लिखो, circumference of base of cylinder, circumference of base of cylinder। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना?
तो सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 into पाई into रेडियस विच इज r, 2 into 22/7, रेडियस कितनी है 5, सिलेंडर की रेडियस तो 5 है, ठीक हो गया। तो इसको लिख लोगे 44, 220/7 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब हमें लिखना है, ये तो एक फोल्ड में उसने यूज किया है, नंबर ऑफ फोल्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ राउंड्स या नंबर ऑफ फोल्ड्स, नंबर ऑफ फोल्ड्स उस वायर ने कितने लिए, नंबर ऑफ राउंड्स उसने कितने लिए हैं, ठीक है। टोटल हाइट है हमारी, टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ वायर, ये समझ में आ गया। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 40 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ वायर इफ इट इज 3 mm, I need to convert it into सेंटीमीटर। समझ में आ गया, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 400 बाय 12 है, हाँ 12 है, सॉरी ये मैंने कहा 12, मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है। 12 बाय 3 into 10, 40 राउंड्स। नहीं राजा, मैंने 40 लिख लिया आंसर ना, तो तुमने 40 आंसर दिया, मैंने उसे यहाँ पे लिख लिया, वो दिमाग में की 40, ठीक है। तो इट विल बी 12/0.3, इट विल बी 40 राउंड्स, 40 फोल्ड्स लगे। ये लिख लो यहाँ तक, अगर नहीं समझ में आया। हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे, माधव, महक, पूरा, बासु, यशवी। Yes, ma'am. यस मैम। यस यस बोलने में सब है, कितना समझ में आया ना, कल मैं करवाऊंगी बैठकर सामने क्वेश्चन। इतना क्लियर हो गया। नंबर ऑफ फोल्ड्स कितने यूज हुए हैं 40 राउंड्स लिए हैं, एंड दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस वायर यूज्ड इन 1 राउंड। एक राउंड में आपने इतनी वायर यूज की, कितने राउंड्स लगाए हमने 40, ठीक है। करो आगे, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर अगर निकालनी है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा, एक लेंथ में इतनी, एक फोल्ड में इतनी वायर यूज की और 40 फोल्ड्स हैं। एक बार घुमाई 220/7 सेंटीमीटर चाहिए, 40 बार घुमाओगे तो इंटू 40 हो जाएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी या यहाँ पे रब करके लिखूंगी, यहाँ लिख लिया सारा केशव, इसका नेक्स्ट लिख लिया सारा, लिखो। हाँ जी लिख लो, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ सो दैट यू नो द डिस्टिंक्शन, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द वायर क्या लिखोगे, लेंथ इन 1 फोल्ड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फोल्ड्स, ठीक है। तो 220/7 into 40, यूनिट हमारा क्या होगा सेंटीमीटर, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं। 8800/7 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द वायर। मास क्या होता है, वॉल्यूम पहले निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से, ठीक है। चलो लिखो, वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू पाई r² h, पाई 22/7 लिख लो, r कितना है 3/10, सॉरी 3/20, अब ठीक है 3/20 इंटू 3/20, और हाइट कितनी है 8800/7। ये आपका वॉल्यूम अब किस में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। केशव ये लिखना है, बनाओ मत, लिखो आराम से, उसके बाद अब कैलकुलेशन से कर सकते हो, बहुत इजी है। और इसको आगे मल्टीप्लाई 8.88 से भी करना है,
दिस इज वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, हमें ग्राम्स पे निकालना है बिकॉज नाउ वी टेक इनटू कंसीडरेशन कि वायर कौन सी है। नहीं बेटा उसने दिया हुआ 8.88। नहीं अभी भी नहीं करना, क्यों करोगे? सॉल्व चाहे जो भी है तो सॉल्व तो 8.86 से ही होगा ना, अभी क्यों कर लोगे? तो मैं 8 से कर देती हूँ, मेरा मन है मैं 10 से कर देती हूँ, मुझे 10 से और इजी लग रहा है। क्यों 49 से कर दो, 7 7 सब खत्म हो जाएगा। अभी कर लेते हैं यार नहीं करना, ऐसे कैसे कर लोगे? इतना लिख लिया राजे, ये लिख लिया ना। सो वॉल्यूम ऑफ द वायर, हाइट क्या होगी उसकी जो हमने लेंथ निकाली थी, तो 22/7 into 3/20 into 3/20 into 88/100। तो ये दो जीरोस यहाँ मैंने इसको खत्म कर दिया, ये 4 और यहाँ पे आएगा 22, ठीक है। 22 into 22 into 9/49 into 8.8। हाँ 7 तो करोगे ही, तो 8.8 से थोड़ी ना करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ग्राम्स आ गया, इसको किलोग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज द मास ऑफ द वायर इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम, मास ऑफ द वायर इज वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। नहीं हो सकती, इसको फिर 1 1 1 है ना, 11 से मल्टीप्लाई नहीं होता, 7 से 3 भी नहीं होता, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। हो गया, करो करो फिर। क्या हो गया? छोड़ो इसको, बंद कर। 484 into 9, छोड़ दो इसको। 484 into 9 into 8.88 और डिवाइड करना है 49 से। जितना भी है कर लो। दिस इज 22, 484 into 888 into 9 डिवाइडेड बाय 4900। आराम से सॉल्व कर लेना घर जाकर, ठीक है। 99 into 396 ऐसे बनेगा नीचे बेटा 8.8 का। 44 into 9, इसको करना कैसे है, तुम इसको करो 40 + 4, ठीक है। यहां से आएगा 3960 + 396। तुम 19 to 40 कर लो, तुम्हारा आंसर 3600 से बड़ा होना चाहिए था। तुम कैसे कह सकते हो, रीजन आउट भी अगर करोगे कैलकुलेशंस, कितना मिनिमम होना चाहिए। 99 को 100 ले लो, 100 - 1, ठीक है। 44 into 99 कर रहे हो, उसको 100 - 1 ले लो, आपका आंसर 4400 - 44 होना चाहिए। फिर हो गया, या इन दोनों को ऐड किया, इट विल बी 4356। समझ में आ गया? इसने जो मल्टीप्लिकेशन पूछी है, हाँ नहीं, 1 0 कम होने से बेटा आंसर ही कम हो गया ना। 44 into 100 minus 44। अगर तू 80 मार्क्स का पेपर है, 72 इसके मार्क्स आ रहे हैं, जी दो एक और बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा? मैं मार्क्स इज इक्वल टू, ये तुम्हारा आया ना, तुमने कैलकुलेटर यूज किया ना, गलत बात है। इसको मल्टीप्लाई करो 8.88 से, क्योंकि डेंसिटी निकालनी, मास निकालना है। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैंने आपको कहा था ये वेसल किसका बना हुआ है, कांच का। कल ये बॉटल किसकी बनी हुई है, कॉपर की, है ना, तो ये भारी है। अब इसी को मैं अगर मैं गोल्ड की बनाऊंगी तो क्या होगा, एक्सपेंसिव हो जाएगी गोल्ड और कॉपर में। लेकिन अगर हमारा मैथ्स कहेगा तो वो सिर्फ उसकी जगह देखेगा, इसने कितना पानी स्टोर किया है, वो ये नहीं देखेगा कि आउटर इसका मटेरियल क्या है। तो व्हेन यू टॉक इन सेंटीमीटर्स, आपने मटेरियल नहीं देखा, आपने सिर्फ इतना कहा कि इसमें इतना स्टोरेज है। हम कितना आ रहा है आंसर? पीछे देखना पड़ेगा, 788 आ रहा है, 788 ग्राम्स। ट्वेल्व 56 आ रहा है, 1 मिनट, यहाँ से 220/7, इसने 1256 अप्रॉक्सीमेटली
20 by 7 into 40. 80, 100 by 7. 1, 2s are 14, 20, 40, 5s are 35, 50. ठीक है. नहीं सॉल्व कर रही हूँ मैं. इसने लेंथ ऑफ द वायर लिया 1256 सेंटीमीटर और अप्रोक्सीमेटली निकाला. तभी कह रही हूँ कैलकुलेशन आराम से घर पे कर लेना एक बार, आंसर यही आएगा. क्या करो आंखों में आएगा ग्राम तुमने कैलकुलेटर यूज किया होगा. हाँ ठीक है 788 ही आ रहा है उसका. मतलब ये कैलकुलेशन ठीक है. जो इसने लिखा है ना यहाँ पे 8800 by 7 उसने कंफर्म कर लिया है. लिखा हुआ क्योंकि हमने 22 by 7 लिया, उसने 3.14 लिया होगा. ठीक हो गया इतना. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर. हाँ जी कैलकुलेशंस हुई है सबसे कैलकुलेटर से. हाँ जी माधव, महक, वासु, यशवी, मैं कल इसकी कैलकुलेशन चेक करूंगी सबकी. मुश्किल हो नहीं रही, गलत आ रही है. नहीं बेटा ये आंसर सही है. 789 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा. मैम 789.41 आ रहा है. हाँ तो बेटा उतना तो चलेगा ना मैम. पीछे 788 इसलिए दिया हुआ, उसने 3.14 लिया होगा. मैम पीछे अगर उसने दिया है तो 3.14 लिया होगा पाई की वैल्यू को, तब उन्होंने सॉल्व किया है. हमने 22 by 7 लिया है तो हमारा आंसर इतना तो बढ़ेगा ही. क्लियर हो गया इतना में? यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर एग्जाम में कैलकुलेशन ना हो फिर छोड़ दो, क्या कर सकते हैं, आपको तो करनी पड़ेगी. आपको नहीं होगा तो क्या करोगे. अगर सब्जेक्टिव है तो स्टेप मार्किंग होगी और आपको नंबर्स इजी दिए जाते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी हो, कटिंग्स हो जाए. Question number 2. Question number 2 now. A right triangle whose sides are 3, 4. अगर एक right triangle है और उसकी sides 3, 4 है तो hypotenuse कितना होगा? ये right triangle है, ठीक है. This is 3 centimeter, 4 centimeter और ये इसका hypotenuse हो गया 5 centimeter. Is made to revolve about its hypotenuse. आपने hypotenuse को कर लिया फिक्स, ठीक हो गया. और इस पॉइंट को आप घुमा रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो, तो पॉइंट बी आपका मूव कर रहा है. समझ में आया इतना? ठीक है. आपने ट्रायंगुलर एक पीस लिया, आपने हाइपोटेन्यूज को पेंसिल पे अगर उसको एक स्टिक पे पेस्ट कर दिया, नाउ यू रिवॉल्व इट, राइट. उसको अगर आप टर्न्स दोगे तो क्या होगा, ये बी पॉइंट मूव कर रहा है, यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया. सो आई हाइपोथेटिकली जी बिल्कुल गोल गोल जाएगा. तो ये ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा. तो इट इज गोइंग इन राउंड सर्कल्स, ठीक है. और ये वाली जो साइड है साथ साथ घूमेगी, ये भी तो ऐसे जाएगी, दिस लाइक दिस. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कैसे क्लैश करेगी? आपका प्लेन ट्रायंगुलर फेस है, रिवॉल्व कर रहे हो तो दो कोन्स बन जाएंगे.
आपने बी को उठाया, घुमाया, ठीक है, ठीक है। अगर इसको फिर भी समझना है तो दिस इज अ राइट ट्रायंगल लाइक दिस। इससे अच्छा मैं फिगर नहीं बना सकती हूँ। उससे अच्छा तो फिर यही होगा कि आई टेक दिस, आप क्या करना, घर पे एक स्टिक लेना, राइट ट्रायंगल कोई भी डायमेंशन से कट कर लेना, सिर्फ उसको विजुलाइज करना है, और आपने जो एसी है, जो हाइपोटेन्यूज है, उसको स्टिक पे पेस्ट कर लेना और फिर उसको टर्न देना, राइट। तो इट विल बी अ केस ऑफ अ कोन। आपका जो यहाँ पर आप इसको विजुलाइज करोगे, नहीं बेटा उस पर भी नहीं बनता है, ये पेंट में नहीं बन रहा है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे कोई नहीं है, राइट। तो इस तरह से डबल कोन बन जाएगी। मैंने बनाया वो, इट विल बी अ डबल कोन। क्लियर हो गया? इट विल बी अ डबल कोन। ये आपकी साइड थी 3 और ये थी 4, यहाँ पर भी आ गया 3 और यहाँ पर 4, और जो ये हाइपोटेन्यूज था, दिस इज AC is 5, तो हम लिखेंगे AB is equal to AD is equal to 3 सेंटीमीटर, BC is equal to CD is equal to 4 सेंटीमीटर। ये सबसे इजी फिगर है, इसको ड्रॉ करना, इसको समझना कि आपका B मूव कर रहा है। ट्रायंगल बनाओ, पॉइंट B को मूव करो AC को फिक्स रखकर, तो ये पॉइंट B एक सर्कल में मूव कर जाएगा। जब सर्कल में, बिकॉज ये हमें पूरा गोल गोल घुमाना है ऐसे, तो सर्कल में जब मूव कर गया तो हमारे पास 2 कोन्स बनेगी। एक कोन में AB और AD साइड्स होंगी और दूसरी कोन में BC और BD होगी। तो लिखा है राइट ट्रायंगल whose sides are 3 and 4 is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of the double cone so formed. तो डबल कोन बन रही है, ठीक है। So there are 2 cones. इन दोनों कोन्स में हम डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे? अगर दोनों कोन्स हैं, दोनों की रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, ठीक है। अब अगर ये 3 दिया हुआ है, इस कोन में क्या आएगा? अगर ये 3 दिया हुआ है मेरे पास, तो व्हाट विल बी दिस इन द कोन 3AB? क्या बन जाएगा? क्या बन रहा है इस कोन की? स्लांट हाइट। तो एक कोन है विद स्लांट हाइट 3 सेंटीमीटर, यस, वन विद द स्लांट हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। देखो, स्लांट हाइट ऑफ कोन 1, डबल कोन बन जाएगा। देखो, स्लांट हाइट ऑफ कोन 1, slant height of cone 1 is equal to 3 centimeter and slant height of cone number 2 is 4 centimeter. ठीक है। Let the radius R1 हमने ले ली of small cone, cone 1 की रेडियस ले ली R1 सेंटीमीटर, हाइट ले ली H1 सेंटीमीटर। लिख लो इसको, radius of the cone 1, radius of cone 1 R1 centimeter, height of cone 1 H1 centimeter। लिखो। नेक्स्ट ऐसे ही radius of cone 2 R2 centimeter, height of cone 2 H2 centimeter। radius of cone 2 R2 centimeter, height of cone 2 H2 centimeter। अब ये जो पूरा सॉलिड बना ना, इसके मुझे क्या निकालनी है? सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए होता है? रेडियस और हाइट। इतनी इंफॉर्मेशन के साथ मुझे रेडियस भी निकालनी है दोनों कोन्स की, और हाइट भी निकालनी है। दोनों कोन्स की रेडियस सेम होगी तो R1 R2 की जरूरत ही नहीं हमें, दोनों कोन्स का बेस सेम है ना। दोनों की रेडियस सेम होगी तो ये R1 R2 खत्म हो गया, दोनों की रेडियस क्या है? R। ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। एक्सप्लेन नहीं करना होता, सिर्फ समझना होता है, मतलब आपको प्रूव नहीं करना है। यहाँ से B और D को जब आप ज्वाइन करोगे तो विल इट बी परपेंडिकुलर टू AC? यस, बिकॉज हमने इसको प्रॉपरली AC को फिक्स करके इसे मूव किया है। AC मूविंग नहीं है कि वो ऊपर नीचे ऐसे चला गया। कोन जो है वो राइट सर्कुलर कोन ही बनेगी। क्लियर हो गया इतना? तो हम लिखेंगे BD इज परपेंडिकुलर टू AC। इस चीज को मैं रख कर रही हूँ इस फिगर को, तो सिर्फ हम यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझाना नहीं होता है, ना ही प्रूव करना होता है। BD is perpendicular to AC. Are we clear? सबसे easy way to find the radius, सबसे easy way जो है, it is to find the area of triangle.
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सबसे इजी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? हाफ इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। किसी और वे से निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को मैंने E नेम दे दिया। BD is perpendicular to AC at point E, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। वेरी गुड। क्या मैं कह सकती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू BE? यस, सबसे इजी वे है ये रेडियस निकालने का, सबसे इजी वे है रेडियस निकालने का, वरना सिमिलर ट्रायंगल्स करोगे, इधर घूमोगे। सबसे इजी वे मैं बता रही हूँ कि आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है। आप राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, हाफ इंटू 3 इंटू 4, और वही AC और BE के प्रोडक्ट के भी इक्वल होगा, हाफ इंटू AC। AC इज हाइपोटेन्यूज, और उसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। क्लियर हो गया इतना? नहीं, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल एरिया निकालो, 3 4 बेस। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू 3 इंटू 4 नहीं होगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। 3 4 5 का एरिया निकालना होगा तो ठीक है ना। तो अब ये दोनों सेम है, हाफ इंटू 3 इंटू 4, हाफ इंटू 5 इंटू BE। ये हाफ हाफ खत्म हो गया। BE रेडियस कितनी आ गई? 12/5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस यही आएगी। क्लियर हो गया इतना? इसको अब सॉल्व देखो कितना आसान हो जाता है ये। फिर भी यहां से इसमें कैलकुलेशंस मुश्किल नहीं है। आपके सारे आंसर्स ना आएंगे, चाहे फ्रैक्शंस में, पर आएंगे नंबर्स अच्छे वाले आ जाएंगे कि स्क्वायर रूट्स निकालना भी आसान होता है। सो रेडियस हमारे पास आ गई ऑफ द कोन्स, रेडियस ऑफ द 2 कोन्स 12/5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है हाइट, ठीक है। ये कोन की हाइट है, पूरा AC था 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, AC is BE is 12/5, BE is 12/5 सेंटीमीटर, और वो रेडियस है। ट्रायंगल AEB में आ जाओ, राइट एंगल्ड एट E, ट्रायंगल AEB राइट एंगल्ड एट E। पाइथागोरस लगाएंगे, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यस, पाइथागोरस लग गया। AB कितना है? 3, BE कितना है? 12/5, AE आ जाएगा। यस यस, है ना। चलो, तो AE कितना निकालो, चलने का मतलब है निकालो। AE स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 12/5 का होल स्क्वायर। और ये कैलकुलेशंस मुश्किल नहीं है। आपके नंबर्स अगर आप इसको फ्रैक्शंस में नहीं सॉरी डेसिमल्स में नहीं लेके जाओगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। AE स्क्वायर इज 9 इंटू 25 माइनस 144/25, स्क्वायर करके एलसीएम ले लिया। 144/25 माइनस करना था 9 में से, मैंने एलसीएम ले लिया। ये होता है 225 माइनस 144, 225 माइनस 144/25। नहीं बेटा, क्यों आएगा माइनस में? तुमने मल्टीप्लाई 5 से किया होगा, 25 से नहीं किया होगा। AE कितना आ जाएगा? AE स्क्वायर, दोनों को माइनस करोगे तो 81 बनता है। कुछ दिख रहा है 81? कुछ जाने पहचाने नंबर लगते हैं। हाँ जी, 9/5। तो आपकी ये वाली हाइट आ गई 9/5। ये सिर्फ आपको कोई इसमें लॉजिक, कोई रीजनिंग नहीं देनी, आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है कि AE आ गया 9/5। कैन यू फाइंड CE नाउ? कैसे? 5 माइनस 9/5, और ये आ जाएगा 16/5। तो दोनों कोन्स की हमारे पास रेडियस है, दोनों कोन्स की हमारे पास हाइट है, दोनों कोन्स के हमारे पास स्लैंट हाइट है। बंद किया ना मैंने, 5 फुट और लगा दिया। करके आना इसको, नीड टू फाइंड द वॉल्यूम 5
एंगल ही थोड़ी ना निकाला है बेटा, लेंथ निकाली है एंगल ही निकाल के क्या करेंगे, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये निकाला है 16.5 बेटा, इट्स लेंथ ऑफ सीई। ठीक है, तो अब बस इतना चीज लिखना है आपको, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 12/5 सेंटीमीटर, हाइट 1, हाइट ऑफ स्मॉलर कोन जिसकी स्लांट हाइट होगी 3 सेंटीमीटर, उसकी हाइट भी है हमारे पास 9/5 सेंटीमीटर, रेडियस तो 12 है, हाइट 2 जो बिगर कोन है जिसकी स्लांट हाइट है 4 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 16/5 सेंटीमीटर। तो आपको दो फॉर्मूलाज लगाने हैं, दोनों के लिए वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड करके वी गेट द कंबाइंड surface area, combined curve दिखा है, हाँ, combined surface area and volume of the double cone so formed। क्लियर हो गया इतना? अभी करके लाना घर से, मैं कल चेक करूंगी। ओके मैम, चलो जाओ बात। मैम